आज की वीडियो में फाइनली हम कैप्टन कुरोसुची और परनेंडा के फाइट के कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। बट उससे पहले हमने लास्ट मांगा चैप्टर के अंदर देखा था कि परनेंडा ने कैप्टन कुरोसुची की बनकाई को डिस्ट्रॉय कर दिया है और उसी के बाद परनेंडा ने कैप्टन कुरोसुची के ऊपर अटैक किया था। बट यहाँ पे लेफ्टिनेंट नेमो आते हैं और कैप्टन कुरोसुची को बचा लेती है और आज का जो चैप्टर है वो वहीं से स्टार्ट होने वाला है। बट इससे पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करूँ, मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर को हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे अब, क्योंकि अक्टूबर में ब्लीच का कोर 3 आने ही वाला है। और उसी के साथ तुम्हें मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि मैं ब्लीच की वीडियोस और इतनी लेट वीडियोस क्यों बना रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो चैप्टर की शुरुआत में नेमो कुरोसुची को एक दवाई देती है और ये कोई नॉर्मल दवाई नहीं है। ये दवाई ऐसी कि किसी के भी फ्लैश को इजीली हील कर सकती है। एंड इसको तुमने ऑलरेडी बहुत साल पहले देखा था जब कैप्टन कुरोसुची की लड़ाई हुई थी उरियो इशिडा के साथ, तब भी उन्होंने ये मेडिसिन यूज किया था। एंड जैसे कि हमने लास्ट बैटल के अंदर देखा था कि कैप्टन कुरोसुची का एक आर्म डिस्ट्रॉय कर दिया था परनेंडा ने, तो इस मेडिसिन को लेने के बाद परनेंडा का आर्म वापस से आ जाता है और इसके बाद परनेंडा दोबारा से अटैक करने लगे दोनों के ऊपर, कैप्टन कुरोसुची और नेमो के ऊपर। एंड दोनों एस्केप कर रहे हैं। एंड यहाँ पे कैप्टन कुरोसुची एक प्लान बनाते हैं। उन्होंने उस नर्व्स को पहली एनेस्थीसिया से रोक दिया था जो ग्राउंड पे थे। तो कैप्टन कुरोसुची नेमो को बोलते कि तुम बिल्कुल भी मत सोचो, इन नर्व्स के ऊपर स्टेप कर दो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। एंड वो यहाँ पे ये प्लान बनाते हैं कि वो परनेंडा के अंदर एक ऐसा ड्रग डालेंगे जिसकी वजह से उसका जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाएगा, उसका जो ब्लड है वो थिक हो जाएगा। एंड जैसे कि तुम्हें पता है कि भाई कोई भी इंसान हो, ब्लड फ्लो तो हमेशा चलते रहना चाहिए। कैप्टन कुरोसुची यही सोचते कि अगर मैं इसका ब्लड फ्लो रोक दूंगा तो ये मर जाएगा, धीरे धीरे इसका ब्लड फ्रीज होने लगेगा, मोटा होने लगेगा, तो वो उसका ब्लड फ्लो अच्छे से चल ही नहीं पाएगा, उसके नर्व्स को जो ब्लड चाहिए होगा वो नहीं मिलेगा एंड धीरे धीरे वो खुद ही मर जाएगा। और कैप्टन कुरोसुची इस प्लान को एग्जीक्यूट भी करते हैं लेफ्टिनेंट नेमो के साथ मिलकर। बट यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है जिसको देखने के बाद कैप्टन कुरोसुची काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कि तुम्हें याद है लास्ट चैप्टर के अंदर मैंने बताया था कि परनेंडा धीरे धीरे इवॉल्व करता जा रहा है, तो उसकी भी एबिलिटी कुछ ऐसी है कि वो किसी भी इंसान के अंदर जब नर्व डालता था अपना, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेता था, या वो जो टेक्निक यूज करते थे वो परनेंडा भी यूज कर सकता है। तो यहाँ पे जब परनेंडा बोल रहा होता है तो उसकी आवाज कैप्टन जराकी की तरह लगती है, जिसको सुनने के बाद कैप्टन कुरोसुची काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि इतना ज्यादा इवॉल्व कैसे कर रहे हैं, और अगर ये कैप्टन जराकी जितना स्ट्रांग हो गया तो इसको हराना तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा, और लेफ्टिनेंट नेमो तो शायद इसके अगेंस्ट एक सेकंड भी खड़े ना रह पाए, क्योंकि भाई तुम्हें पता ही है कि कैप्टन जराकी कितना ज्यादा पावरफुल है। बट सिर्फ इतना ही नहीं भाई, उसके बोलने से सिर्फ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा कर देता है परनेंडा जिसको देखने के बाद और ज्यादा शॉक हो जाते हैं सारे। क्योंकि तुम्हें लास्ट चैप्टर के अंदर याद होगा जब उसने कैप्टन कुरोसुची की बनकाई को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो उसकी भी तो एबिलिटी आ गई होगी ना परनेंडा के पास। तो यहाँ पे परनेंडा कैप्टन कुरोसुची की बनकाई की एबिलिटी यूज करता है, जिसको देखने के बाद कैप्टन कुरोसुची स्पीचलेस हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा होता कि अब क्या करना है, क्योंकि कैप्टन कुरोसुची ने उनके एक ही लेयर को डिस्ट्रॉय किया था ना, उसका जो ब्लड फ्लो था, जो उनका प्लान था कि इसके ब्लड को मैं रोक दूंगा, वो एक्चुअली नहीं रुकता है। यहाँ पे परनेंडा अपना एक थंब तोड़ के नीचे फेंकता है और अपनी बॉडी से जितने भी फ्लैश होते हैं एक स्नेक की तरह अपने फ्लैश को स्कैटर करता रहता है, नीचे गिराता रहता है और एक न्यू स्किन ले आता है अपने ऊपर। और यहाँ पे कैप्टन कुरोसुची समझ जाते हैं कि भाई अब काफी ज्यादा मुश्किल हो चुकी है सिचुएशन, तो वो लेफ्टिनेंट नेमो को ऑर्डर देते कि जल्दी से यहाँ से भागो, और परनेंडा कैप्टन कुरोसुची के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है इधर। और उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है लेफ्टिनेंट नेमो की लाइफ का कि एग्जैक्टली उसके साथ हुआ क्या था। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नेमो छोटी है और वो किसी से बात कर रही होती है, और वो फॉर्मर लेफ्टिनेंट होता है जिसका नाम है एकॉन, और वो ये भी क्वेश्चन पूछती है उससे कि कैप्टन मुझे आज तक अपने नाम से क्यों नहीं बुलाते। और यहाँ पे हमें काफी सारी चीजें रिवील होती है कि कैप्टन कुरोसुची का एक्चुअली प्लान क्या है। तो सबसे पहले कैप्टन कुरोसुची का ये प्लान था कि उन्हें एक आर्टिफिशियल सोल रीपर बनाना था, और उसके बाद एकॉन लेफ्टिनेंट नेमो को बताता है कि तुम 7th एक्सपेरिमेंट हो कैप्टन कुरोसुची की, क्योंकि जो 1st से 3 तक थे वो तीनों के तीनों फेलियर थे। उसके बाद जो 4th था उसकी मदद से ब्रेन आया, जो 5th था उसकी मदद से वो फीटस तक बना बट उसके बाद मर गया था, और जो 6th था वो जिंदा तो हुआ, वो 2 साल तक जिंदा रहा बट उसके बाद वो मर गया था। और कैप्टन कुरोसुची का जो 5th एक्सपेरिमेंट था उसकी वजह से कैप्टन, जो हमारे कैप्टन है, वो कैप्टन बने थे सोल सोसाइटी के अंदर, क्योंकि वो फीटस तक बन पाया था, तो उसकी मदद से उन्होंने ज़ाम्पाक्टो बना ली थी, इसलिए वो कैप्टन बने आज के डेट में। एंड तुम 7th हो और तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो कैप्टन कुरोसुची के लिए। ये चीजें कैप्टन कुरोसुची नहीं दिखाते, बट हाँ तुम काफी ज्यादा प्रेशियस हो कैप्टन कुरोसुची के लिए। तो ये थी एक्चुअली लेफ्टिनेंट नेमो की बैक स्टोरी कि लेफ्टिनेंट नेमो एग्जैक्टली आई कैसे है। तो वो कैप्टन कुरोसुची का एक एक्सपेरिमेंट था जिसको कैप्टन कुरोसुची इतना ज्यादा प्यार करते हैं, बट वो एक्चुअली दिखाते नहीं है कुछ भी। और कैप्टन कुरोसुची नेमो के लिए सिर्फ एक ही चीज प्रे करते हैं कि वो सिर्फ ग्रो होती रहे, उसकी ग्रोथ कभी रुकनी नहीं चाहिए। और उसके बाद हम प्रेजेंट डे पे आ जाते हैं, जहाँ पे मैंने तुम्हें अभी बताया था कि परनेंडा कैप्टन कुरोसुची के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, बट दोबारा से लेफ्टिनेंट नेमो कैप्टन कुरोसुची को बचा लेती है।
और वो यहाँ पे अपनी पावर शो करती है, जिसको देखने के बाद कैप्टन कुरोसुची काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि लिeutenant नेमो के अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे आई। और कुरोसुची यहाँ पे लिeutenant नेमो को बोलते हैं कि नहीं, तुम नहीं लड़ोगे इसके साथ, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, वो है ग्रोथ। यहाँ पे मैं ही लड़ूंगा। बट लिeutenant नेमो शायद पहली बार कैप्टन कुरोसुची का कोई भी ऑर्डर नहीं मानती है और वो लड़ने के लिए चली जाती है परनिंडा से अकेले। और वो यहाँ पे अपना एक अटैक यूज करती है जो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, और उस अटैक का नाम होता है जिकॉन जुरिंजू हेवी आर्टिफिशियल सोल कैनन। और वो परनिंडा के ऊपर शूट करती है, जिसकी वजह से परनिंडा के अंदर से वो कैनन निकल के जाता है। एंड उस अटैक के बाद कुछ ऐसा हो जाता है जिसको देखने के बाद कैप्टन कुरोसुची काफी ज्यादा अफसोस कर रहे होंगे, क्योंकि लिeutenant नेमो तो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं एंड उसकी लेयर को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। बट यहाँ पे कैप्टन कुरोसुची की बानकाई वर्क कर जाती है परनिंडा के ऊपर। एंड जैसे कि मैंने तुम्हें लास्ट चैप्टर के अंदर कैप्टन कुरोसुची की बानकाई एक्सप्लेन की थी, तो यहाँ पे परनिंडा उसकी एबिलिटी यूज कर लेता है एंड परनिंडा ठीक हो जाता है, क्योंकि भाई 70,000 लेयर थे तो वो कैसे डिस्ट्रॉय होता। एंड परनिंडा अपने नर्व्स लिeutenant नेमो के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से लिeutenant नेमो यहाँ पे मर जाती है। और जैसे ही लिeutenant नेमो यहाँ पे मरती है, यहाँ पे एक बंदे का हेलुसिनेशन दिखाया गया है जो कैप्टन कुरोसुची को दिख रहा है, और वो और कोई नहीं बल्कि स्पाडा नंबर 8 है, जिसका नाम है ग्रांस। और इसको तुमने बहुत साल पहले देखा होगा, क्योंकि ब्लीच के अंदर इसकी एक्चुअली फाइट हुई थी कैप्टन कुरोसुची के साथ। और यहाँ पे हेलुसिनेशन इसलिए दिखाया गया इसका, क्योंकि जब कैप्टन कुरोसुची और इसकी फाइट हुई थी फर्स्ट टाइम, तो कैप्टन कुरोसुची ने कुछ बोला था इसको इधर कि मैं एक परफेक्ट बीन हूँ, मैं एक परफेक्ट ह्यूमन बीन हूँ, मैं जो भी काम करता हूँ मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ। बट कैप्टन कुरोसुची जो सोचते थे वो गलत हुआ, इसलिए यहाँ पे स्पाडा नंबर 8 का हेलुसिनेशन दिखाया गया है। एंड वो एक्चुअली मॉक करने आया, बेइज्जती करने आया है कैप्टन कुरोसुची की, कि तुम परफेक्ट नहीं हो। जो तुम्हारा इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट था, जिसके लिए तुम इतना ज्यादा प्राउड फील करते थे, वो भी एक फेलियर निकला एट दी एंड। एंड उसी के बाद कैप्टन कुरोसुची उसको पकड़ने के लिए जाते, तो वो तो एक हेलुसिनेशन होता है, तो वो गायब हो जाता है वहां से। और उसके बाद परनिंडा लिeutenant नेमो की बॉडी को डिवोर करने जा रहा होता है, खाने जा रहा होता है। और कैप्टन कुरोसुची यहाँ पे कहते हैं कि ठीक है, तुम खा लो, जितना खाना है खा लो, बट मुझे उसका सिर्फ सेरेब्रम चाहिए। तो हमारा ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। तो उनको सेरेब्रम चाहिए था, एंड सेरेब्रम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था उनके लिए, क्योंकि थिंकिंग और इमोशंस वगैरह वहीं से फील होते हैं। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है हमारा। तो कैप्टन कुरोसुची कहते हैं कि मुझे बस ये पार्ट दे दो। तो कैप्टन कुरोसुची उसके ब्रेन को लेते हैं और वहां से चलने लग जाते हैं, और बहुत ही आराम से चल रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। और यहाँ पे कैप्टन कुरोसुची इतने आराम से इसलिए चल के जा रहे होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि उन्होंने लिeutenant नेमो के अंदर कुछ ऐसा डाल रखा है जिसकी वजह से जैसे ही परनिंडा उसको डिवोर करेगा वो मर जाएगा। और यहाँ पे वो सोच रहे थे कि ठीक है भाई, तुम्हें जितना खाना खा लो, इसके अंदर मैंने सेल डिविजन ऑर्गन्स डाल रखा है। एंड ये कैप्टन कुरोसुची ने नेमो के अंदर इसलिए डाला था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी और आर्टिफिशियल सोल पर डिस्ट्रॉय हो। तो ये ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली फंक्शन करते हैं, ताकि कुछ भी डिस्ट्रॉय हो उसके अंदर, कुछ भी लिeutenant नेमो का अगर ऑर्गन डिस्ट्रॉय होता है तो ये खुद वर्क करके ठीक कर लेते। बट इसको अगर ठीक करना है तो उसके लिए सेरेब्रम का काफी ज्यादा जरूरत था। एंड कैप्टन कुरोसुची यहाँ पे सेरेब्रम ले लेते हैं और परनिंडा लिeutenant नेमो को पूरा डिवोर कर लेता है, जिसकी वजह से जैसी वो डिवोर करता है यहाँ पे उसकी बॉडी शेप चेंज होने लगती है, क्योंकि वो सेल डिविजन ऑर्गन वर्क करने लगता है। एंड सेरेब्रम नहीं था उधर, इसकी वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन से पार्ट को ठीक करना है, कौन से पार्ट को नहीं करना है, क्या हो रहा है बॉडी के अंदर। तो उसकी वजह से उसकी बॉडी बड़ी होती रहती है एंड वो धीरे धीरे एक्सप्लोड हो जाता है। और यहाँ पे परनिंडा का भी चैप्टर क्लोज हो जाता है। एट द एंड लिeutenant नेमो ने मरने से पहले अपने कैप्टन की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा। एंड कैप्टन कुरोसुची वहां से जा रहे होते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि एक फंक्शनिंग नर्व अभी तक जिंदा है और वो उसके पैर के पास है। तो यहाँ पे कैप्टन कुरोसुची का लेग डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड उसके बाद वो कोलैप्स हो जाते हैं। जैसे वो नीचे गिरते हैं, यहाँ पे अयासेगावा और मादेरामा आ जाते हैं, जो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं कि भाई तुमने जो जराकी के साथ किया था वो काफी ज्यादा गलत था। बट यहाँ पे कैप्टन कुरोसुची दोनों को ऑर्डर देते कि लिeutenant नेमो जो बैटल फील्ड के ऊपर आई थी तो वो 2 कैप्सूल लेकर आई थी, तो वो दोनों कैप्सूल्स को फटाफट लेकर आओ और एक बटन होगा उसे बस प्रेस कर देना। तो वो दोनों जैसे ही बटन को प्रेस करते हैं, यहाँ पे एक कैरेक्टर आते हैं जिसको देख के सिर्फ वही दोनों शॉक होते हैं, क्योंकि कैप्टन कुरोसुची को तो सब कुछ पता ही होता है। तो उस कैप्सूल के अंदर से कैप्टन टोशिरो निकल के आता है और कैप्टन कुरोसुची उन दोनों को ये बोलते हैं कि मुझे और कैप्टन जराकी को इस सेल के अंदर डाल दो, इस कैप्सूल के अंदर डाल दो, ये हम दोनों की बॉडी को रीजनरेट करने में हेल्प करेगा। एंड यहाँ पे कैप्टन टोशिरो थैंक यू बोलता है कैप्टन कुरोसुची को, बट वही नहीं बोलता सिर्फ,
यहाँ पे आयासेगावा और मादेरामा भी रिस्पेक्ट शो करते जो उसने हेल्प किया कैप्टन जराकी का। और उसके बाद कैप्टन कुरोसुची यही सोच रहे थे कि भाई आज के दिन में कुछ ज्यादा ही लोगों ने मुझे थैंक यू बोल दिया है। और उसके बाद कैप्टन कुरोसुची बस सेरेब्रम को ध्यान से देख रहे होते हैं एंड वो यही सोचते कि मैंने कीसके उराहारा को सरपास कर दिया टेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि उन्होंने फाइनली एक ऐसी चीज बना ली थी जो सोल सोसाइटी में सबके लिए ड्रीम होता है। उन्होंने एक आर्टिफिशियल सोल रीपर बना लिया है। और उसके बाद हमें उराहारा और कैप्टन शिनजुई की ग्रुप का दिखाया जाता है, जहाँ पे तुम्हें याद होगा तो लिल बोरो एक एक करके सबको स्नाइप कर रहे हैं। तो ये चीज सारे नोटिस कर लेते हैं। कैप्टन शिनजुई भी नोटिस कर लेते कि भाई कोई है ऐसा जो धीरे धीरे सारे ल्यूटेनेंट्स को मार रहे हैं और अभी सिर्फ थोड़े बहुत ल्यूटेनेंट्स बचे हुए हैं, और वो है रुकिया, रेंजी, हिनामोरी और ननाओ। और बोरो का तो सिर्फ एक ही प्लान होता है कि भाई धीरे धीरे ये अलग होते रहेंगे तो एक एक करके मारने, ताकि इनके साथ लड़ाई करने में आसानी हो। बट यहाँ पे कैप्टन शिनजुई को वो दिख जाता है एंड वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। बट उसी समय लिल बोरो कैप्टन शिनजुई के ऊपर भी स्नाइप कर देता है, जिसकी वजह से कैप्टन शिनजुई नीचे गिर जाते हैं। पर उसके बाद भाई कैप्टन शिनजुई है ऐसे गिरने वाले तो है नहीं, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड वो उसके बाद सरप्राइज देते सबको कि भाई कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स, चिल। और वो अचानक से लिल बोरो के सामने आके खड़े हो जाते हैं। इसके बाद इन दोनों की बैटल शुरू होने वाली है। और इसके बाद मैं भी वीडियो एंड कर देता हूँ, क्योंकि इसको इस वीडियो के अंदर कवर नहीं करेंगे, इसको अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो भाई फाइनली अब कैप्टन कुरोसुची और नेमो वर्सेस परनिंडा की फाइट ओवर हो चुकी है और अब हमें नया बैटल देखने के लिए मिलेगा क्विंसी वर्सेस सोल रीपर के बीच में। तो वीडियो को बस यहीं पे खत्म करते हैं। और इससे पहले मैं वीडियो खत्म करूँ, मैं ब्लीच की वीडियो इतनी ज्यादा लेट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब ने पता नहीं क्यों मेरा चैनल फ्रीज कर दिया, जिसकी वजह से किसी को भी रिकमेंड नहीं हो रही है वीडियोस मेरी। तो इस वजह से थोड़ा सा मन भी नहीं कर रहा बनाने का, इतनी 8-8 मिनट की वीडियो बनाओ और रिकमेंडेशन के लिए नहीं जा रही है। बट कोई बात नहीं भाई, मैं ब्लीच तो कवर करते ही रहूंगा और जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि अक्टूबर के अंदर कोर 3 आने वाला है, तो उससे पहले ट्राई करेंगे पूरा खत्म हो जाए सब कुछ। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, और अगर तुम्हें पसंद आई तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अंटिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।